अस्सलाम वालेकुम बच्चों, चैप्टर नंबर 13 और आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3। हमारा बच्चों आज का लेक्चर नंबर 3 है इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ये हमारे इस चैप्टर का अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आज तक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़्यादा नहीं देखा गया। तो बच्चों आप लोगों ने आज के इस टॉपिक को एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, एज ए डेफिनेशन, MCQ और लास्ट पर कुछ चांसेस हैं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, अगरचे कि ये ज़्यादा दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया। तो जो इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट जो है चैप्टर नंबर 13 का टॉपिक नंबर 3। इफ़ेक्ट ऑफ करंट का मतलब जो ये है कि जब किसी मेटालिक वायर में करंट फ़्लो करता है तो उस करंट के फ़्लो की वजह से उस मेटालिक वायर के अराउंड करंट के कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, राइट। और आज उन्हीं इफ़ेक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे बच्चों जब किसी वायर में, ये हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि जब किसी इलेक्ट्रिक कंडक्टर में जब किसी कंडक्टर में करंट का फ़्लो हो और करंट का फ़्लो रुक जाने के बाद हम उस कंडक्टर को हाथ लगाएं तो हम फील करते हैं कि वो कंडक्टर कुछ हीटेड अप है, ठीक है, हीट अप है, वो थोड़ा वार्म फील होता है। और ये बच्चों एक अफेक्ट है जो करंट की वजह से हुआ है, राइट। कि करंट उस कंडक्टर में से फ़्लो हुआ और उस करंट के फ़्लो की वजह से उस कंडक्टर ने हीट जो है वो मतलब एक्सर्ट की, हीट उसमें से हीट इमिट हुई और जब हमने इसको ऑब्ज़र्व भी किया और ये एक फ़िज़िकल फिनोमेना है। इसी तरह बच्चों जब किसी कंडक्टर में करंट पास करता है तो उस कंडक्टर का करंट का एक इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि वो करंट एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है अपने अराउंड, जिसको चैप्टर 14 में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और एक और इफ़ेक्ट है जिसको हम कहते हैं केमिकल इफ़ेक्ट। तो जो आज के हमारे इस लेक्चर में, आज के हमारे इस टॉपिक में हम लोग ये तीनों इफ़ेक्ट्स जो हैं इनको थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो करंट के जो डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स में 3 इफ़ेक्ट्स हैं जिनको बेसिकली हम स्टडी करेंगे। तो उन तीनों इफ़ेक्ट्स में सबसे पहला इफ़ेक्ट जो है वो है बच्चों हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, दैट इज़ हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, राइट। तो हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट का मतलब जो ये है कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करे, लेट्स से कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में जब करंट पास करता है, करंट कब पास करेगा इस कंडक्टर में से, जब हम इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में। वो एक्सटर्नल सोर्स कोई भी हो सकता है। तो शर्त यह है कि वो एक्सटर्नल सोर्स इस कंडक्टर के दोनों एंड्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दे, ठीक है। इस कंडक्टर का एक एंड जो है, लेट्स से ये वाला एंड जो है ये हाई पोटेंशियल पे, हायर पोटेंशियल हो जाए, और ये वाला जो एंड है इसका, ये बच्चों लोअर पोटेंशियल हो जाए फॉर एग्जांपल। तो फिर ये होगा कि हायर से हायर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होगी, जबकि करंट की जो डायरेक्शन है वो हम हमेशा हायर से लोअर शो करते हैं। अब जो होता क्या है इसमें कि हीटिंग इफेक्ट को समझने के लिए थोड़ा सा इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं कि फ़र्ज़ करें जो ये जो मेटल कंडक्टर है ये बहुत सारे इसमें एटम्स हैं। डेफिनेटली ये एटम्स के साथ मिलके बना है। चूँकि ये मेटल है, हमारी डिस्कशन जो है इस चैप्टर में वो ज़्यादातर मेटल से रिलेटेड है। तो बच्चों मेटल में जो करंट का फ़्लो है वो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं बाहर से नहीं आते, बल्कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये उसी एटम्स में से निकल जाते हैं, जो एटम्स जो हैं जिन एटम से ये मेटल बनी है। हर एटम जो है उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली बाउंड है, और इवन जो रूम टेम्परेचर है वो काफ़ी है कि उसकी वजह से ये एटम अपने उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है वो लॉस्ट कर दे, ठीक है। अब वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अब उस एटम में से निकल जाता है तो फिर वो एटम पॉजिटिव आयन बन जाता है और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे मौजूद होते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी मोबिलिटी होती है, चूँकि इनका मास बहुत ज़्यादा कम होता है तो ये रूम टेम्परेचर पे थर्मल वाइब्रेशंस में आ जाते हैं, और अगर इस पीस ऑफ मेटल को किसी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट करें तो एक ही डायरेक्शन में वो फ़्लो होना शुरू हो जाते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ़्लो होते हैं तो यू कैन इमेजिन कि इन तमाम इलेक्ट्रॉन्स के कोलिजन्स होंगे अब, राइट। ना सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स खुद के साथ एक दूसरे के साथ कोलाइड होंगे, बल्कि वो इन एटम्स के साथ भी कोलाइड होंगे जो इस मेटल में मौजूद हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इन एटम्स के साथ कोलाइड होंगे तो कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम्स को, ठीक है ना।
तो इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड, ये आप लाइन याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड एनर्जी टू द एटम्स ऑफ द मेटल, राइट। अब वो जो एटम्स होते हैं बेसिकली, ये जो ब्लैक डॉट्स मैंने इसमें रिप्रेजेंट किए हैं, ये एटम्स जो हैं जब इलेक्ट्रॉन्स इनके साथ कोलाइड होते हैं तो इन एटम्स की जो एनर्जी होती है वो बढ़ जाती है। अब इन एटम्स की जो एनर्जी बढ़ती है तो फिर इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, थर्मल वाइब्रेशंस, वो ज़्यादा होती हैं और एक स्टेज पर ये एटम्स इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि अब ये उस एनर्जी को जो है वो इमिट भी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब ये एटम्स एनर्जी को इमिट करते हैं तो वो एनर्जी की जो रेंज है वो चूँकि इंफ्रारेड रीजन में होती है, यानी हीट में आएगी, राइट। तो ये एटम्स जो हैं वो हीट को इमिट करेंगे और हम अगर इस कंडक्टर के अराउंड कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस रखें जो हीट की मेजरमेंट कर सके या इंफ्रारेड रेडिएशंस को डिटेक्ट कर सके, तो जब उस इंस्ट्रूमेंट को इसके करीब रखेंगे तो वो डिटेक्ट करेगा कि यहाँ पे इंफ्रारेड या रेडिएशंस या हीट इमिट हो रही है। या अगर करंट पास नहीं कर रहा, आप इसको हाथ लगाएंगे तो यू विल फील इट वार्म। तो ये बच्चों, ये जो इफ़ेक्ट है इसका करंट का कि इससे हीट पैदा हुई, इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, राइट, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। अब इस इफ़ेक्ट की बेस पर डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो बच्चों बनाए गए हैं जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से हैं? वो बच्चों इलेक्ट्रिक हीटर्स हैं, राइट, जो विंटर्स में हम लोग यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर्स, इलेक्ट्रिक केटल्स और इलेक्ट्रिक आयरन इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। आप लोग लिख सकते हैं, एग्जांपल्स में आप लोग लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर जो है वो इस कॉन्सेप्ट पे बेस करता है, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट, राइट। आपको पता होना चाहिए कि हीटिंग इफ़ेक्ट, आपसे ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम लिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं ये किस इफ़ेक्ट पे काम करता है, ठीक है। ये हीटिंग इफ़ेक्ट है या मैग्नेटिक इफ़ेक्ट है या केमिकल, या जिस तरह भी इस आपसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिक हीटर है बच्चों, इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, आप लोग इसमें किचन में यूज़ करते होंगे। इलेक्ट्रिक केटल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं, वो बेस करती है इस प्रिंसिपल पे। और जो इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयरन जो है ये भी हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं। तो इलेक्ट्रिक आयरन जो है दैट आल्सो वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। ये तीन इसकी एग्जांपल्स लिख सकते हैं। और जनरली जो है ये जो एक रूल, एक फार्मूला मैंने लिखना है, आप लोगों ने याद रखना है जनरली कि जो हीटिंग इफेक्ट है, जैसे अगर आप मेजर करना चाहते हैं कि ये एक कंडक्टर है, ये एक मेटेलिक कंडक्टर है, तो सिर्फ इस मेटेलिक कंडक्टर के लिए अगर हम ये चाहें कि इसमें कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है, तो उसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो आपने याद रखना है। और वो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि जो अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ये बच्चों एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसको हमने यहाँ पे जो है वो ड्राइव तो नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने इसको याद रखना है। तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये जो आई है दैट मीन्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस मेटेलिक कंडक्टर, कैपिटल आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। अभी रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे। और स्मॉल टी का मतलब है हाउ मच टाइम, फॉर हाउ मच टाइम दिस करंट हैज़ बीन फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर। तो कितनी देर है, 10 सेकेंड के लिए फ़्लो हुआ, 10 सेकेंड के अंदर जितनी हीट इमिट हुई है वो हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतने 1 एम्पियर करंट है, 10 ओम रेजिस्टेंस है और 10 सेकेंड्स टाइम है, तो हाउ मच हीट मस्ट बी डिसिपेटेड थ्रू दिस कंडक्टर, तो वो हम इस फार्मूले से, इस एक्सप्रेशन से जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो दिस इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आपने इफेक्ट बताना है, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करना है, उसकी एग्जांपल्स देनी है और ये फार्मूला, दैट्स ऑल। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो है यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना अगर मैं बात करूँ तो ये इतना जो है ये जो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि एक्सप्लेन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इस तरह से मतलब कहा जा सकता है। तो फिर आप उसमें इतनी बातें अगर लिख देते हैं तो ये आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा बच्चों करंट का जो इफेक्ट है उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, राइट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है ये जो करंट का एक बहुत सिग्निफिकेंट इफेक्ट है और इस पर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14।
हमारा जो चैप्टर नंबर 14 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो सारा इसी इफ़ेक्ट पे बेस करता है। और ये इफ़ेक्ट क्या है बच्चों, कि इफ़ेक्ट ये है कि फ़र्ज़ करें बच्चों, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हमने पास करवाया है एक कार्डबोर्ड से, राइट। लेट्स से कि यहाँ पर एक कार्डबोर्ड मैं रख देता हूँ, ये एक जो है ये कार्डबोर्ड है और ये कंडक्टर इस कार्डबोर्ड में से पास कर रहा है, कोई बोर्ड है इस तरह हॉरिजॉन्टल, और इसके ऊपर कुछ कॉम्पस नीडल्स रखी हैं, राइट। ये कुछ कॉम्पस नीडल्स जो हैं वो इस कंडक्टर इस कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ी हैं। तो बच्चों होता ये है कि ये जो कॉम्पस, वैसे तो आपको पता है ये जो कॉम्पस नीडल्स होती हैं, ये कॉम्पस नीडल्स यूज़ होती हैं मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को मालूम करने के लिए। अगर आप कहीं ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे कोई किसी जगह पे कोई मैग्नेट मौजूद है जिसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप कॉम्पस की मदद से ये काम कर सकते हैं, ठीक है ना। सिंपली एक कॉम्पस लें, उसको वहाँ पे रखें, अगर तो कॉम्पस नीडल डिफ्लेक्शन शो करे दैट मीन्स कि वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है, ठीक है। इसको आमतौर पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। किसी जगह अर्थ मैग्नेटिक फील्ड को देखना हो कि नॉर्थ या साउथ किधर है, अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ डायमेंशंस हैं, मैग्नेटिक पोल्स हैं, अर्थ के जो नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स हैं, उनकी डायरेक्शन देखनी हो तो फिर हम इस कंपास नीडल्स की मदद से देख सकते हैं। तो बेसिकली कंपास नीडल जो है ये शो करती है किसी जगह मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस को। अब देखिए यहाँ अगर बच्चों हम इसको यूज़ करते हैं इस कंपास नीडल को, तो फ़र्ज़ करें बच्चों ये जो है इस तरह इस सारी सिचुएशन में एक कंडक्टर मैंने लिया, उसको एक बोर्ड में से गुजारा, कार्डबोर्ड में से गुजारा, और फिर उसको मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जो होता ये है, लेट्स से यहाँ पर एक स्विच है, होता बच्चों ये है कि जब हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जब इस स्विच को क्लोज़ करने पे ये जो कंपास नीडल्स होती हैं इनकी डिफ्लेक्शन चेंज हो जाती है, राइट। दे चेंज देयर डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल्स चेंज इट्स डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा कि एक कंपास नीडल जो है ये डिफ्लेक्शन को शो करती है सिर्फ उसी वक्त जब उसके अराउंड कोई मैग्नेटिक फील्ड मौजूद हो। अब जो ये अब बड़ी सिग्निफिकेंट बात है, बड़ी वाज़ेह सी बात लग रही है कि जब हम इस कंडक्टर में से करंट पास कराते हैं तो ये कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है, और उसका एक ही मतलब है कि इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ है, और वो मैग्नेटिक फील्ड तब क्रिएट हुआ है जब हमने ये वाला स्विच क्लोज़ किया है। तो इस स्विच को ओपन करें तो ये कंपास नीडल्स अपनी ओरिजिनल जो डिफ़ॉल्ट पोजीशन है वापस उसी पे चली जाती हैं, और जब हम इस स्विच को क्लोज़ करते हैं तो जो कंपास नीडल्स हैं वो फिर से डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अब ये डेफिनेटली ये एविडेंट है, मतलब यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि जो करंट है उसकी वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है ना। ये जो कंपास नीडल्स डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं, ये डिफ्लेक्शन सिर्फ और सिर्फ करंट की वजह से है। अगर करंट स्विच का ऑन ऑफ करना, एक्चुअली करंट को ऑन ऑफ करना है, तो ये जो इफ़ेक्ट है कि इस इफ़ेक्ट को हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स, अगर इसको वर्ड्स में लिखेंगे तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। शॉर्ट वर्ड्स में आप लोग इसको इतना जो है इतने वर्ड्स में याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। अब ये अगले नेक्स्ट जो है वो ऑब्जर्वेशंस या फैक्ट्स हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कितना ज़्यादा होगा वो डिपेंड करता है करंट के मैग्नीट्यूड पे, ठीक है ना। कंडक्टर के करीब जो है ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे जैसे दूर जाएंगे इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी। और इसके अलावा बच्चों इस मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी, ये सर्कुलर होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा, और इस सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है लेट्स से, तो दैट डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है ना। तो उसके लिए एक राइट हैंड रूल होता है, इसके लिए आप लोगों को वेट करना पड़ेगा चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 1 तक, तो वो आप देख सकते हैं। वैसे इस वक्त अभी भी वो लेक्चर जो है वो मौजूद है, आप लोग चैप्टर नंबर 14 लेक्चर नंबर 1 पे जाके ये वाला सारा टॉपिक जो है इसको
अंडरस्टैंड कर सकते हैं, विच इज़ इलेक्ट्रिक करंट जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसकी एक और जो है वो, इसमें जो हम एक और चीज़ पढ़ते होते हैं सोलिनॉइड के, एक सोलिनॉइड एक बड़ी अच्छी जो है वो इसकी एप्लीकेशन है कि सोलिनॉइड जो है वो एक स्प्रिंग की तरह, क्या एक अगर किसी कंडक्टिंग वायर को एक कॉइल की शेप में, एक स्प्रिंग जैसे होता है उस शेप में अगर उसको बना के और उसको एक बैटरी के साथ हम कनेक्ट कर दें तो उसको फिर हम सोलिनॉइड कहते हैं। और सोलिनॉइड जो है उसके इनसाइड जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। और एक सोलिनॉइड जो है वो बिल्कुल ऐसे ही बिहेव करता है जैसे एक बार मैग्नेट होता है, राइट। जैसे एक सिंपल हमारे पास मैग्नेट हो और उस मैग्नेट के दो पोल्स हों, नॉर्थ एंड साउथ, तो बिल्कुल इसी तरह से सोलिनॉइड भी इसी मैग्नेटिक जो है इसी तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो बहरहाल ये भी एक इसकी एप्लीकेशन है, ये भी चैप्टर नंबर 14 में ही हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी देखना हो तो आप लोग चैप्टर नंबर 14 के लेक्चर नंबर 3 पे या 4 पे जाके आप इसको स्टडी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। दिस इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट है करंट का, उसकी भी जो है वो डिफरेंट एप्लीकेशन है, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का ये जो इफेक्ट है, इसमें हम मैग्नेटिक इफेक्ट को यूज़ करते हुए करंट की डिटेक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इफेक्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट द करंट, ठीक है ना। एक इसकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एक इसकी एप्लीकेशन ये है कि मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से हम करंट की डिटेक्शन कर सकते हैं। और डिटेक्शन के लिए बच्चों हमने इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हुए हैं, जैसे गैल्वेनोमीटर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। गैल्वेनोमीटर जो है बच्चों ये एक बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं करंट की डिटेक्शन के लिए, ठीक है। और ये बिल्कुल मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। इस तरह बच्चों एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर, ये भी हम चैप्टर 14 में पढ़ेंगे। एमीटर जो है ये करंट को मेजर करता है। गैल्वेनोमीटर और एमीटर में फ़र्क ये है कि गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करता है और एमीटर उसको मेजर करता है। अब जो एमीटर में मेजरमेंट है वो भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है उसकी एक एप्लीकेशन है। इस तरह बच्चों वोल्ट मीटर है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है, ओम मीटर है, इस तरह डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स तो ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों जितने भी इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं उन सब में ये इफेक्ट यूज़ होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक मोटर होती है, यूज़ होती है, तो वहाँ जो है इलेक्ट्रिक मोटर जहाँ जहाँ यूज़ होगी वहाँ वहाँ ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। तो इलेक्ट्रिक मोटर जो है जो कहाँ यूज़ होती है, तमाम किस्म के जो फैंस हैं उनमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है, ठीक है ना। इस तरह बच्चों जो मोटर्स होती हैं, हेयर ड्रायर है उसमें भी मोटर है, जूसर्स हैं इस तरह की उसमें भी मोटर्स हैं, या डिफरेंट हमारी डेली लाइफ में जो काफ़ी इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हम यूज़ करते हैं जिनमें मोटर्स होती हैं, तो उन सब में जो है ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ही यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। ये सारी उसकी जो डिपेंडेंस है या उसकी जो एप्लीकेशन है वो यही है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, लास्ट वन। दिस इज़ केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है बच्चों। तीसरा इफेक्ट और आखिरी इफेक्ट जो हमने आज पढ़ना है। केमिकल इफेक्ट का मतलब बच्चों ये है कि करंट की वजह से इलेक्ट्रोलिसिस हो जाता है, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस का फिनोमिना जो है ये केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी इसकी एक एप्लीकेशन है, तो इसको मैं थोड़ा सा एलेबोरेट कर देता हूँ आपको। फर्स्ट करें बच्चों, हमारे पास ये एक फ़र्ज़ करें कि कंटेनर है या इस तरह का हमारे पास एक मतलब सिचुएशन है जिसमें एक लिक्विड जो है उसको प्लेस किया जा सकता है, ठीक है। वैसे इसकी जो टेक्निकल नेम है इसका वो वोल्टामीटर है, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो बेसिकली जो केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस उसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है, और इलेक्ट्रोलिसिस में अब आपको थोड़ा सा बताने लगा हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। फ़र्ज़ करें बच्चों ये एक कंटेनर है जिसके अंदर कोई लिक्विड है, लेट्स से वाटर है, और इसके अंदर दो जो है ये मेटल प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये दो मेटल प्लेट्स पड़ी हैं, और ये दोनों मेटल प्लेट्स पड़ी हुई हैं, राइट। और वैसे इस कंटेनर के अंदर जो है ये लिक्विड है और वो वाटर है, लेट्स से कि ये वाटर के साथ जो है ये फिल है,
इसके अंदर वाटर है, ठीक है जी। तो इसके अंदर ये सारा वाटर फिल्ड है, और ये जो दो प्लेट्स हैं ये दोनों कॉपर प्लेट्स हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों प्लेट्स कॉपर की हैं, ये भी कॉपर है और ये प्लेट भी कॉपर है। अब इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। अब इसको जो जब बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे तो लेट्स से कि इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ और यहाँ पर एक एमीटर लगाता हूँ, और इसके साथ जो है ये एक बैटरी कनेक्ट कर दी, और ये मैंने इसके साथ एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पर फिर ये इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास बैटरी है, ठीक है, दो बैटरीज कनेक्ट की हैं मैंने। थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो बैटरी आपको पता है यूज़ होती है एज ए सोर्स ऑफ करंट। तो यहाँ पे इस बैटरी का मतलब सोर्स ऑफ करंट। ये जो एमीटर है, एमीटर अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था थोड़ा सा कि एमीटर जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम करंट जो है उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसमें अगर हमें करंट को मेजर करने की ज़रूरत होगी तो हम इससे कर सकते हैं। ये जो एक रियो स्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, इसकी मदद से हम करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने ये याद रखना, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और इस वेरिएबल रेजिस्टर की मदद से करंट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे डिमर होते हैं जिनसे हम अपने फ़ैन्स की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इससे बेसिकली करंट जो है वो कम ज़्यादा होता है, और एमीटर उस करंट की मेजरमेंट करेगा। और ये दोनों प्लेट्स जो हैं ये इस बैटरी के साथ जुड़ी हुई है। अब जो ये वाली जो प्लेट है ये बैटरी के पॉजिटिव एंड के साथ जुड़ी है, तो ये पॉजिटिव होगी, और इसको एनोड कहेंगे, इसका नाम एनोड रखेंगे। ये प्लेट जो है ये नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट है, तो ये नेगेटिव चार्ज होगी, नेगेटिव एंड के साथ कनेक्ट है, तो इस प्लेट का नाम हम रखेंगे कैथोड, ठीक है जी। तो ये तो हो गई सिचुएशन। ये जो कंटेनर है जिसके अंदर ये सारा कुछ, ये लिक्विड वाटर और दोनों प्लेट्स मौजूद हैं, इस कंटेनर का नाम है वोल्टामीटर। और ये जो प्रोसेस अभी होने लगा है, इस प्रोसेस को हम बच्चों कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, राइट। अब क्या होगा बच्चों, अब ज़रा देखिए क्या होगा। अब हम लेंगे एक लिक्विड, और उस लिक्विड को हम कोई लेंगे, जैसे हमारे पास है कॉपर सल्फेट या बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये एक केमिकल हम इस तरह से, ये लेट्स से कि मैं यहाँ पे लेता हूँ कॉपर सल्फेट लेता हूँ, और कॉपर सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इसको समझने के लिए कोई एक जो है वो अज्यूम करना है। तो लेट्स से जो मैं इसमें कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 जो है ये ले लेता हूँ, ठीक है। अब इस कॉपर सल्फेट को अगर हम इस पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दें, ठीक है, सारी सिचुएशन बना ली आप लोगों ने। पहले स्टेप में ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। अब आपने कॉपर सल्फेट लिया और उसको आपने इसमें पानी के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, तो ये डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट बन गया, ठीक है। इस सोल्यूशन का नाम क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब लेट्स से कि कॉपर को मैं किसी और कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ। जब हम कॉपर सल्फेट को इसके अंदर डिज़ोल्व कर देंगे तो ये बच्चों कॉपर और सल्फेट आइंस अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है। जैसे डिज़ोल्व करेंगे इसको, तो इस पानी के अंदर कॉपर और सल्फेट आइंस जो हैं ये अलग-अलग हो जाएंगे, ठीक है। कॉपर और सल्फेट आप यूँ कह लें कि कॉपर और सल्फेट को जैसे ही इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगी और सल्फेट अलग हो जाएगी, ठीक है। कॉपर आयन पॉजिटिव आयंस होंगे और सल्फेट आयंस नेगेटिव आयंस होंगे, ठीक है। अब जो ये कॉपर और सल्फेट आयंस दोनों, अब आप इनकी पोलैरिटी देखें और दोनों प्लेट्स जो हैं उनकी पोलैरिटी देखें और ख़ुद गैस करें कि क्या होगा। पूरे पानी के अंदर कॉपर और सल्फेट आयंस जो हैं वो बिखरे हुए हैं। पूरा ये जो सोल्यूशन है, ये पूरा जो इस वोल्टामीटर के अंदर ये जो सोल्यूशन है ये भर गया है कॉपर और सल्फेट आयंस से। अब जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन करते हैं, जैसे यहाँ कोई स्विच है और स्विच ऑन करते हैं, ये प्लेट पॉजिटिव और ये प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है, ये एनोड और ये कैथोड। तो गैस करें आप लोग कि फ़ौरन से क्या होगा। आयंस भी हैं और ये प्लेट भी जो है वो चार्ज है, तो कि कौन सा आयन किस तरफ जाएगा, सोचे ज़रा, ठीक है। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग कि ये जो कॉपर आयंस हैं ये चूँकि पॉजिटिव हैं
पॉजिटिव आइंस हैं तो ये किस तरफ जाएंगे, ये नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएंगे। ये कहाँ पे जाके जमा हो जाएंगे, कैथोड के ऊपर। तो आप ये समझ लें कि कैथोड के ऊपर ये होगा कि जो कॉपर आइंस हैं ये कैथोड पे जाएंगे। चूँकि कैथोड जो है ये कॉपर है, मेटल है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कैप्चर करेगा और फिर एक न्यूट्रल कॉपर एटम के तौर पे वहाँ पे जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कॉपर जो आयन होंगे इस सोल्यूशन के अंदर ये फ़ौरन से जाएंगे, पॉजिटिव आयन है ये नेगेटिव यानी कैथोड पे जाएंगे और वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और न्यूट्रल एटम बन जाएगा। ठीक है, कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये 2 प्लस साइन का मतलब है कि इस कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी 2 प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं। तो जब ये कैथोड पे जाएगा और कैथोड पे जाके इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ से मिल जाएंगे तो अब इसके इलेक्ट्रॉन्स की कमी पूरी हो जाएगी और तो ये न्यूट्रल हो जाएगा कॉपर। ठीक है, लेकिन साथ ही ये उस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, चिपक जाएगा, ये कॉपर उस प्लेट के ऊपर चिपक जाएगा। तो एक तरह से एक कॉपर एटम जो है वो आप कह लें कि एक कॉपर एटम जो है यहाँ इस प्लेट के ऊपर ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस तरह दूसरा आयन जाएगा, एक और कॉपर आयन यहाँ एक कॉपर एटम बन जाएगा, तो एक तीसरा कॉपर आयन जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो उस पर तीसरा एटम आ जाएगा। तो एक तरह से आप ये देखें कि ये जो कॉपर है वो अब इस प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो रही है। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये जो कॉपर है वो इस सोल्यूशन में से लैदा हुई और लैदा होकर इसके ऊपर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो गई। अब इसके ऊपर जा रहे हैं सारे कॉपर आयंस, इस प्लेट नेगेटिव की तरफ जाकर इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे हैं और ये एक लेयर बनती जा रही है इस कॉपर प्लेट के ऊपर एक और कॉपर एटम्स की, तो और कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होता जा रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब दूसरी तरफ ये होगा कि ये जो सल्फेट आयंस हैं, ये जो सल्फेट आयंस हैं ये मूव करेंगे एनोड की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर एक कॉपर एटम लेकर कॉपर जो है एटम के साथ मिलकर फिर से कॉपर सल्फेट बनाएंगे इस तरह से कि फिर से एक कॉपर आयन यहाँ से लेगा और फिर ये सल्फेट आयंस मिलकर फिर से कॉपर सल्फेट जो है वो बन जाएगा। तो एक तरह से इस एटम में से, इस प्लेट में से कॉपर अलग हो जाएगा, इस प्लेट में से कॉपर अलग होकर सल्फेट के साथ मिलकर कॉपर सल्फेट बनाएगा और दोबारा वो सोल्यूशन पानी के अंदर वो दोबारा शामिल हो जाएगा। तो ये जो सल्फेट आयंस होंगे बेसिकली ये सल्फेट आयंस जो हैं ये काम कर रहे हैं एज ए रिमूवल ऑफ कॉपर फ्रॉम दिस प्लेट एनोड। इस एनोड प्लेट से इन्होंने कॉपर को लेना है, अपने साथ ये वाला रिएक्शन करना है, इस तरह से मिलना है। कॉपर सल्फेट ये खुद है, कॉपर यहाँ से लेना है और मिलकर कॉपर सल्फेट बनाकर इस सोल्यूशन के अंदर फिर से ऐड हो जाना है, फिर डिज़ोल्व होना है, फिर वहाँ से कॉपर इधर और सल्फेट इधर। तो ये जो सोल्यूशन होता है ये आपने एक MCQ याद रखना है, ये काफ़ी दफ़ा एग्ज़ाम में आया है। तो ये जो सोल्यूशन है इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट की जो डेंसिटी है वो बच्चों कभी भी चेंज नहीं होनी, ये आपने याद रखना है कि डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट रिमेन्स कांस्टेंट इन द सोल्यूशन। ये जो आपने लाइन याद रखनी है कि डेंसिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन द सोल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। तो कॉपर सल्फेट की जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होनी। तो सल्फेट बच्चों कैथोड के ऊपर जाके ऐड होता रहेगा, ठीक है, उसकी एक लेयर उसके ऊपर होती रहेगी। तो इसका मतलब है कि ये डिपॉजिटिंग है, ये डिपॉजिटिंग इफेक्ट है, इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है और एनोड से रिमूव हो रहा है, ये डिपॉजिट एडिंग इफेक्ट है। चलें इस तरह कह लें, इस तरह वर्ड्स बना लें कि नेगेटिव कैथोड के ऊपर जो है वो एडिंग इफेक्ट है, ऐड हो रही है कॉपर और एनोड से कॉपर रिमूव हो रही है, यहाँ से रिमूव हो रही है, इधर ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, उधर ऐड हो रही है, रिमूव हो रही है, उधर ऐड हो रही है। यहाँ से जितनी रिमूव हुई उतनी ऐड हुई, तो टोटल जो डेंसिटी है फ्लूइड इस वाटर के अंदर कॉपर सल्फेट की वो हमेशा उतनी रहेगी, राइट। तो ये जो कॉपर प्लेट है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी और ये जो कॉपर है इसकी जो मैस है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ज़्यादा होता जाएगा, इसका मैस कम होता जाएगा, इसका मैस ज़्यादा होता जाएगा। तो इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी कहते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फिर हम ये करते हैं कि किसी चीप मेटल के ऊपर किसी एक्सपेंसिव मेटल को कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। जैसे गोल्ड की, अगर ये कोई आयरन पीस ले लें या कोई ऐसी चीप मेटल ले लें और ये गोल्ड ले लें, तो गोल्ड एक्चुअली यहाँ से रिमूव होगा, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होगा, इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग का एक फिनोमिना होता है।
जो कि अलहदा से एक टॉपिक है, उसको डिस्कस किया जा सकता है किसी और टॉपिक में। फ़िलहाल तो यहाँ पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं वो एज ए केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट ले रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में आप देखें कि ये सारा फिनोमिना अगर ये स्विच ऑफ कर दें, लेट्स से बच्चों कि यहाँ पर एक स्विच भी लगा हुआ है और इस स्विच को अगर हम ऑफ कर दें तो क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ये सारा फिनोमिना होगा? नहीं होगा। ये सारा फिनोमिना जो है ये सिर्फ उसी वक्त होगा जब दो प्लेट्स जो हैं कॉपर प्लेट्स, ये एक स्पेशल केस है जिसमें हमने ये दोनों कॉपर ली हैं, ये डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो जब ये दोनों प्लेट्स किसी बैटरी के साथ कनेक्ट हैं और बैटरी के साथ कनेक्ट होने पर ही ये फिनोमिना होगा। अगर आप वाटर ले लें, कॉपर सल्फेट का जो है वो सोल्यूशन बना लें, कॉपर सल्फेट डाल दें, स्विच ऑफ रखें, फिर ये कुछ भी प्रोसेस नहीं होगा। ना ये प्लेट नेगेटिव होगी, कैथोड बनेगी, ना ये प्लेट एनोड बनेगी, ना ये कॉपर आयन उस तरफ मूव करेंगे, ना सल्फेट आयन इस तरफ मूव करेंगे। ये कोई भी कुछ भी नहीं होगा अगर ये स्विच ऑफ है। तो स्विच ऑफ का मतलब कि करंट नहीं है। तो करंट के होने की वजह से चूँकि ये सारा फिनोमिना होता है, लिहाजा ये एक अफेक्ट है करंट का, और जिसको हम कहते हैं केमिकल अफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना बात की? दिस फिनोमिना इज नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये जो बच्चों केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट है ना, ये करंट की वजह से है, और ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है, अब इसमें कुछ नाम है जो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ एज ए MCQ। एक तो बच्चों ये जो कंटेनर है इसको वोल्टामीटर कहेंगे, ये जो दोनों मेटल प्लेट्स थी इनको इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स कहेंगे। और ये जो लिक्विड है जो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, यानी कॉपर और सल्फेट आइंस का जो मूव करना है बेसिकली, अब ये इलेक्ट्रिसिटी है तो इसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस इस प्रोसेस को कहते हैं। तो ये कुछ नाम है जो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से आपने याद रखना है। तो ये जो करंट ये जो फिनोमिना होगा इसके कम या ज़्यादा होने का जो दारोमदार है या डिपेंडेंस है वो दो फैक्टर्स पर है कि ये फिनोमिना कितना ज़्यादा, कितनी जल्दी, कितना ज़्यादा होगा। तो वो बच्चों नंबर एक उसमें आप कह लें कि नेचर ऑफ लिक्विड, कि ये लिक्विड जो है वो किस तरह का है जिसमें ये फिनोमिना होगा। तो आप उसको पॉइंट्स बना लें कि एक है नेचर ऑफ लिक्विड, कि ये फिनोमिना जो है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। तो कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक एसिड, ये जो सोल्यूशन बनता है इस पे डिपेंड करेगा। और दूसरा जो अमाउंट ऑफ करंट पे डिपेंड करता है कि जो करंट है वो बच्चों इसमें कितना फ़्लो किया, ये बैटरीज आपने कितनी वोल्टेज की ये लगाई और उस बैटरी की वजह से कितना करंट फ़्लो हुआ, तो उस पर डिपेंड करता है। बहरहाल दिस अफेक्ट ऑफ करंट इज़ नोन एज केमिकल अफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को याद रखना है एज ए, इसमें से MCQs याद रखने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। ये तीनों अफेक्ट्स इटसेल्फ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सिर्फ एक हीटिंग इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक इफेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, और सिर्फ केमिकल इफेक्ट जो है वो एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है। और कंबाइंड जो है वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कभी आया नहीं। और इससे मतलब हट के कुछ और क्वेश्चंस हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एज ए लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आ जाते हैं। तो बहरहाल बच्चों ये आपका टॉपिक जो है, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको अच्छा सा प्रिपेयर करें और इसके बारे में जो भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आते हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग कमेंट्स में लिखें या मुझे टेक्स्ट करें। ठीक है, और राइट जी, अपना ख्याल रखें, अच्छा सा पढ़ते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।